वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे जीवन में रोज इनकाउंटर करते हैं। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, हम सभी को अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना चाहिए और इन शब्दों के बीच में अंतर को जानने का प्रयास करना चाहिए। पूरी इकोलॉजी, एनवायरनमेंट या जो भी इकोसिस्टम अगर आप समझ जाते हैं तो कॉन्सेप्चुअली तो इसे अपने जीवन में भी उतार सकते हैं और इससे जो है हमारे पर्यावरण में योगदान होगा, जिससे आप उसके संरक्षण, प्रमोशन, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हम इन शब्दों के अंतर को समझने का प्रयास करें और इन शब्दों को समझ करके इनके बीच में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंस है और इनका उपयोग किन स्थानों पर करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें कोशिश करनी होगी कि हम एक शब्द को जिसका जहां समुचित उपयोग हो सकता है उसके अलावा कहीं और ना करें, ताकि हम इन शब्दों के पूरे लाभ को ले सकें। तो हम लोग एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे और फिर उनमें समानताएं और विसमानताएं देखेंगे और फिर उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। इस कड़ी में जो सबसे पहला शब्द है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है थ्योरेटिकल बातें तो हम लोग क्लास में समझ लेंगे। इकोलॉजी जो है वो हमारे इवोल्यूशनरी स्टडी में, हमारे जीवन के विकास में जो मानवों का विकास होता है उनमें सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। हिंदी में इसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं, हिंदी में हम एनवायरनमेंट को पर्यावरण कहते हैं, हिंदी में हम इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास तीन शब्द हैं, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण। अब हम एक एक शब्दों को उनके बारे में समझते हुए उनके इतिहास, उनका उपयोग का अध्ययन करते हुए आगे बढ़े। तो जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी हमारे मानवों के उद्ध विकास में जब से हमने लिखाई पढ़ाई शुरू की सबसे पहले आया। इस शब्द को जो ओरिजिन है वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से हुआ है। ग्रीक वर्ड ओइकॉस। ओइकॉस का मतलब होता है द फैमिली हाउस होल्ड, मतलब एक हाउस, घर को आप समझ सकते हैं। ओइकॉस मीन्स हाउस। लॉजी मीन्स स्टडी, हम उस घर का अध्ययन करें। तो क्योंकि पहले जो था ग्रीक वर्ड वो हम लोग यूज करते थे, ग्रीक, लैटिन, और ये शब्द जो होते थे वो सभी जगह प्रचलित थे क्योंकि इनकी मान्यता थी और नए नए क्षेत्रों में इन लोगों ने अपने नए नए कॉन्सेप्ट्स को दिया जो हमारे अध्ययन में आए। इस कड़ी में जो एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, और अर्नेस्ट हैकल जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन डॉक्टर थे, नेचुरोलॉजिस्ट थे। उनका बहुत नाम है
जूलॉजिस्ट थे जिनको श्रेय जाता है कि उन्होंने 1866 में पारिस्थितिकी शब्द को चयन किया। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि 1866 जो था 1866 वो दौर क्या था। 1866 जो था उस समय डार्विन की थ्योरी आ चुकी थी। आप सभी को पता है कि चार्ल्स डार्विन जो मॉडर्न बायोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और एक थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी थी उनकी नेचुरल सिलेक्शन और उनकी पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये जो पुस्तक थी ये एक लैंडमार्क पुस्तक थी। लैंडमार्क पुस्तक इसलिए थी कि इस पुस्तक के माध्यम से डार्विन ने विश्व में बायोलॉजी में जो संकल्पनाएं चल रही थी उसकी दिशा को ही मोड़ दिया। अब दिशा कैसे मोड़ी? डार्विन से पहले ये माना जाता था कि स्पीसीज एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। जो स्पीसीज हैं वो भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाया हुआ क्रिएशन है। मानव भी उनमें से एक है। सो दे चेंज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। सो देयर वाज prevalence of thought, especially religious thought, dominance of religious thought. Though there was development, you can read the historical books on science that you can remember some name like Plato, Aristotle, थियोफ्रास्टस एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम जब डॉक्टर लोग शपथ लेते हैं तो उस समय भी लिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो साइंस या साइंस बेस्ड डेवलपमेंट तो पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन उसका उद्ध विकास चल रहा था, आज भी चल रहा है। उस कड़ी में डार्विन ने जो अपनी पुस्तक लिख करके और अपने सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा उस सोच को बदल दिया। और उन्होंने, अगर मैं नट शेल में कहूं तो उन्होंने ये कहा कि जो स्पीसीज है वो स्टैटिक ना होकर के डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब स्पीसीज बदलती है, स्पीसीज बदलते रहते हैं, समय के साथ साथ स्पीसीज में बदलाव आता रहता है। बदलाव का मतलब वेरिएशन, चेंजेस। और ये चेंजेस कौन लाता है? आंतरिक चेंज भी होते हैं और बाह्य चेंज भी होते हैं। बाह्य मतलब जल, वायु, मिट्टी, ये सब चीजें भी जेनेटिक मटेरियल पर प्रभाव डालती हैं। और जेनेटिक मटेरियल खुद भी रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, ट्रांसपोजॉन, इनके द्वारा परिवर्तित होता रहता है। तो जो ये परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को जीव में उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर, बायोकेमिकल फीचर, एनाटॉमिकल फीचर के ऊपर देखा जाता है। तो जो इन्होंने सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत ने जैव विकास और बायोलॉजी के सारे सिद्धांतों पर बहुत ही कठोर प्रहार है। और शुरुआत में इनके सिद्धांत को ज्यादा व्यावहारिकता या स्वीकारोक्ति नहीं हुई, लेकिन जो हेकल थे, हेकल जर्मन थे और डार्विन जो थे वो ब्रिटिशर थे। दोनों अलग अलग देश से थे, लेकिन हेकल डार्विन के सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए और उस सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया और उसको बढ़ाने का प्रयास किया। बढ़ाने के संदर्भ में हेकल ने डार्विन के सिद्धांत को स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस
से पुकारा। और स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो पारिस्थितिकी विज्ञान में एक मील का पत्थर है। यानी अगर आप पारिस्थितिकी या इकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की संकल्पना को समझना पड़ेगा। अब स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एक अवधारणा और एक व्यावहारिक रूप है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जीवित रहने का प्रयास करता है। और वो न केवल जीवित रहने का प्रयास करता है अपितु वो अपनी जैसे जीव को अगले पीढ़ी में भी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। सो मीनिंग देयर बाय the organism reproduces so that their number keep on increasing and they save themselves in such a way that they survive and complete their life cycle। तो इसका मतलब है कि पारिस्थितिकी में एक जीव जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है। अब जब उसका बहुत बड़ा महत्व है तो इसीलिए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को पारिस्थितिकी में बेसिक इकाई माना गया। तो अगर आप पारिस्थितिकी पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस हर मोड़ पर समझना होगा। बिना उसके समझे आप कभी भी पारिस्थितिकी तंत्र को नहीं समझ सकते। और जब आप पारिस्थितिकी तंत्र को समझना चाहेंगे तब आपको कुछ न कुछ अवधारणाओं को समझना पड़ेगा, कुछ इकाइयों का निर्माण करना पड़ेगा और उस इकाई के निर्माण में आपको पता चलेगा कि पारिस्थितिकी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बेसिक यूनिट मानता है। उसके ऊपर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को देखा जाता है। सो फिर एक इंडिविजुअल से कई इंडिविजुअल बनते हैं और कई इंडिविजुअल से आगे स्टोरी चलती है जो कहलाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में एक पिक्चर लगी हुई है और उस पिक्चर में शुरुआत हो रही है कहां से? एटम से। अब एटम क्या होते हैं? एटम क्या होते हैं? एटम जो है वो सबसे छोटी इकाई है अजैविक घटक। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब जो है मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते, कंपाउंड बनाते, स्ट्रक्चर बनाते, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते। इस दौर में आप देखते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर जो इस पिक्चर में बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाते हैं। और आपको पता है कि वाटर एक महत्वपूर्ण घटक है जीवन को धारित करने के लिए इस प्रकृति में। बिना जल के कुछ भी संभव नहीं। अब इस जल में जब ये बना तो इसे कहलाया मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल अगला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या लेवल है। अब इसके जैसे अनेक मॉलिक्यूल्स का निर्माण। वो मॉलिक्यूल आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, वो मॉलिक्यूल आपके लिपिड हैं, वो मॉलिक्यूल आपके प्रोटीन हैं, वो मॉलिक्यूल आपके न्यूक्लियोटाइड हैं। इस तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण। इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ने कुछ जैविक पदार्थों को जन्म दिया और उस कड़ी में सबसे पहला माना जा सकता है सेल। सभी को पता है कि सेल क्या होता है। सेल बेसिक यूनिट है लाइफ, यानी जहां सेल होगा वहां जीवन होगा। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका वायरस, वायरॉइड्स, they are not actually cell but they are linker between the cell and molecule। तो मॉलिक्यूल सब पूरा का पूरा एबायोटिक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना हुआ। वायरस क्या है?
इस मॉलिक्यूल से उठ के एक और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को निर्माण करता है, जिसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, और वो एक होल में पैक रहता है। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें प्रोटीन नहीं होता, उनको हम कहते हैं वायरॉइड्स। सो सेल और मॉलिक्यूल के बीच की कड़ी ये वायरस और वायरॉइड है। इन्हीं के बीच की कड़ी यहाँ जो सेल बना रखा है, ये इन्होंने यूकैरियोटिक सेल बनाया है, लेकिन उससे पहले जो सेल आया था वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, आर्की बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो इन सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को हम बेसिक यूनिट इकोलॉजी मानते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इस सेल से और अगला लेवल आता है, और अगला लेवल क्या आएगा जो इस डायग्राम में नहीं बना है बिकॉज लिमिटेशन है। सेल के बाद बनता है आपका टिश्यू। तो जैसे हमारे पास एक सेल होता है, उस सेल को कई सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। ह्यूमन सेल्स में भी बहुत सारे न्यूरोनल, एपिथेलियल, इस तरीके से बनते हैं। अब टिश्यू के बाद क्या आता है? टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या आता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या आता है? आपका इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इसके बीच की जो कड़ी है टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, दे आर नॉट हैविंग दी इंडिपेंडेंट सस्टेनेंस। एक सेल जिंदा रह सकता है मगर एक टिश्यू जिंदा नहीं रह सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं अमीबा, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, यूग्लिना, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, ये सब यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ये जिंदा रह सकते हैं अकेले। लेकिन कोलेन्काइमा और पैरेन्काइमा अकेले जिंदा नहीं रह सकते। It requires support system. So as we move up, the complexity increases, and these are called as level of organization. And this level of organization is made to explain in ecology what are different levels or layers. So we start from atom and we move to biosphere. We will clear all these terms in the future classes. ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन आता है, यानी जब ये ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बहुत सारे कॉपियों को बनाता है तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन। सिमिलरली अब इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, और यही डार्विन की कहानी का क्रक्स था कि डार्विन ने कहा कि स्पीसीज डायनेमिक होती है, और उस डायनेमिक होने की वजह से नए नए जीवों का ओरिजिन होता है, और उन जीवों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, और उन प्रतिस्पर्धा में जो जीव, जो ऑर्गेनिज्म समूह बेहतर परफॉर्म करता है वो जीवित रहता है, और दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और अगर वो एग्जिस्ट कर गया तो प्रकृति उसका चयन कर लेगी, एंड दैट इज बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन। सो ये जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन का निर्माण होता है। अब ऐसी पॉपुलेशन बहुत सारी होती है, एक किसी भी प्रकृति में, मतलब किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी जगह आप चले जाइए तो आपको बहुत सारे पॉपुलेशन मिलेंगे। जैसे बटरफ्लाई बहुत सारी होंगी, जो आपके तोते भी होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वैरायटी है, गन्ना है, केला है, आम है, बैंगन है, शीशम है, महुआ है, बहुत सारे प्रजाति। सो दे आर द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। सो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बीच में एक लेवल आता है जिसको आर्टिफिशियल लेवल कहते हैं, दैट इज स्पीसीज। स्पीसीज रियली डू नॉट, अगर किसी स्पीसीज को ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगा, वो उस स्पीसीज की पॉपुलेशन होगी। जैसे ह्यूमन, होमो सैपियंस एक स्पीसीज है,
लेकिन अगर आपको होमो सैपियंस कहीं नहीं मिलेगा, आपको उनकी पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स मिलेंगे। अब अगर आप पॉपुलेशन के और इसके ऊपर जाते हैं तो आपको मिलेगा कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? जहां पर कई सारे पॉपुलेशन आपस में सामंजस्य बनाकर रहते हैं और उनका एक दूसरे पर अंतर निर्भरता हो, तो ऐसे जीवित समुदाय को हम कम्युनिटी कहते हैं। इसीलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि आपके घरों के आसपास कम्युनिटी हॉल होता है। तो कम्युनिटी हॉल क्या है? वो एक ऐसा प्लेस है जहां पर डिफरेंट लोग, वहां पर हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, सभी लोग आकर के जो है अपने जो भी कस्टमरी यूजेस हैं, कुछ भी शादी विवाह कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसका मतलब दे आर लिविंग इन ए हार्मोनी, इन ए सोसाइटी। सो सिमिलरली नेचर में भी बहुत सारे कम्युनिटीज। अब कम्युनिटी के ऊपर का जो लेवल होता है वो कहलाता है इकोसिस्टम। तो इसका मतलब आप इकोलॉजी और इकोसिस्टम में एक डिफरेंस तो देख ही सकते हैं कि इकोलॉजी जो है एक बेसिकली जो यहाँ डेफिनेशन हमने दे रखी है कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी is basically called as ecology. And ecosystem is basically a level of organization which we study under the ecology.